साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब हैं, जबरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद। और आप सभी की तैयारी पढ़ाई एकदम अच्छी, शानदार और बढ़िया वाली चली हुई है। बताओ भाई, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, कैसी चल रही है आप सभी का रिवीजन। उम्मीद है सभी सारा दिन पढ़ने के बाद में रिवीजन को अवश्य समय देते होंगे, क्योंकि रिवीजन ही वो प्रक्रिया है जो आपकी तैयारी को अच्छा बनाएगी। चलो पहले सभी एक बार आ जाओ और फटाफट बताइए कैसन कैसन तैयारी है, कैसन कैसन हालचाल है। रंजीत भाई गुड इवनिंग है और पूछते हैं आप कैसे हो। मैं एकदम बहुत अच्छा हूँ, शानदार हूँ, और आप सभी के बीच में आके और भी अच्छा हो जाता हूँ। राम राम भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया विशाल भाई। चलिए मस्त बा, सभी एकदम अच्छे बा। चलो, तो दोस्तों हमारा जो एक बड़ी यूनिट थी, इसको चैप्टर तो मत कहिए, एक यूनिट थी पूरी की पूरी ये विद्युत। और विद्युत को हमने बहुत अच्छे से सीखा। मतलब फाउंडेशन बैच का मतलब हम फाउंडेशन लेकर चल रहे हैं, और कोई एक सवाल विद्युत से ऐसा हो ही नहीं, उससे ऑप्टिक्स से यानी कि प्रकाशिकी से ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बच जाए। आज फिर से एक यूनिट में एंट्री लेते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है रेलवे के सभी एग्जाम के हिसाब से, जिसका नाम है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो जिस प्रकार से हमने प्रकाशिकी को पढ़ा था, ऑप्टिक्स को पढ़ा था, वैसे ही हम लोग विद्युत को भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को भी सीखेंगे। एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से समझेंगे, उससे बनने वाले हर एक प्रश्न पर पूरा पूरा फोकस रखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत टॉपिक को। देखिए, विद्युत टॉपिक की शुरुआत होगी, ये यूनिट है पूरी, और इस यूनिट की शुरुआत होगी, पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला टॉपिक रहेगा विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। और क्या बवाल है ये इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या बवाल है ये विद्युत आवेश, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो इसको समझना बड़ा आसान है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे बचपन में जो हम वैज्ञानिक बनते थे ना, उससे जुड़ा हुआ है। कैसे बनते थे बचपन में वैज्ञानिक, तुम्हें याद तो होगा ही, कि कैसे हम पेन को बालों में घिस के और उसे धूल के पास ले जाते थे, या कागज के पास ले जाते थे। ईमानदारी से बताओ किस किस ने ये किया। तो होता क्या था कि उससे धूल या वो कागज के टुकड़े ना चिपक जाते थे। किया था सभी ने ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर उसे बालों के पास में ले जाने से उससे वो धूल के टुकड़े या कागज के टुकड़े क्यों चिपक जा रहे हैं, मुद्दा ये उठता है। आ जाओ इस पर जरा थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो मेरे भाई, ये है तुम्हारे बाल, थोड़ा सर्दी में ना नहाने की वजह से ऐसे हो गए होंगे। और ये है वो पेन जिसको हमने बालों में घिस दिया, ऐसे ऐसे टुकड़ुक टुकड़ुक घिस दिया। और ये पड़े हुए हैं कागज के वो टुकड़े या धूल के वो टुकड़े, जो इसके पास जाने से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इसके पास जाने से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ठीक है, अब देखो कहानी क्या रहेगी। सभी ने किया है ना, हाँ। अब देखो ऐसा क्यों हो जाता है, इस मुद्दे पर हमें चर्चा करना है। तो ऐसा इसलिए होता है, देखिए एक बात आप समझो कि इस दुनिया की ना हर एक वस्तु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से बनी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों पे हम भी चर्चा कर लेंगे। वैसे तो ये केमिस्ट्री की बात है, और ना भी चर्चा करें तो इतना तो सब जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ होते हैं, और कुछ क्या होते हैं कि अगर आप पहले इस पेन को देखो, इसके अंदर जाओ और आप ये जानने की कोशिश करो भाई पेन किससे बना है। एक साथी कह देगा मोटा माटी कि भैया ये जो है ये प्लास्टिक से बना है। मैं कहूँगा प्लास्टिक किससे बनी है। तो एक अगर कोई बहुत अच्छा उत्तर देगा तो वो कहेगा पॉलीमर से बनी है, पॉलीमर केमिकल है। मैं कहूँगा पॉलीमर किससे बने हैं। तो पॉलीमर के भी अंदर जाके देखोगे तो आपको अंततः क्या मिलेंगे, वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आप किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु के अंदर झांकते चले जाएं, तो सबसे नीचे की जो यूनिट मिलेगी आपको, सबसे मूल इकाई जो मिलेगी आपको, वो मिलेगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए जब कोई वस्तु बन जाती है ना, तो उस पर एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेट हो जाते हैं। जैसे जब कंपनी ने इस पेन को बना दिया, तो इस पर एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। ठीक है, हमारे बालों में एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या है। अब अगर तुमने इसको बालों में घिसना शुरू कर दिया, तो बालों में से कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब यहां से एक एक बात को ध्यान से सुनना। देखो भाई, ये पूरी प्रोसेस समझने की है। समझ लिया तो हर चीज समझ आ जाएगी। आज की 5 मिनट समझ लो, 1 घंटे की क्लास समझ में आ जाएगी। 5 मिनट नहीं समझा
तो पूरे 55 मिनट कितना ही ध्यान लगा लेना, चीज समझ में नहीं आएंगी। इसलिए अब की कहानी को बड़े ध्यान से सुनो। तो मैं कह रहा था कि हमने अगर पेन को बालों में घिसा तो बालों में घिसने से हमारे बालों में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इस पर आ जाएंगे, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इस पर निकलकर बैठ गए। मान के चलो कि इस पर 2 4 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, चलो मैंने मान लिया कि 6 इलेक्ट्रॉन इस पर ऐसे निकल कर आ गए। हालांकि इलेक्ट्रॉन लाखों करोड़ों में आते हैं, अभी मैं आपको अनुभव भी कराऊंगा, वो फील करा के दिखाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति किससे होती है। जैसे मान लो एक बर्तन है, बर्तन खाली है, मान लो वो पानी का बर्तन है, तो उसकी पूर्ति किससे होगी, पानी से होगी। भाई अगर मान लो तुम्हारी एक जिम्मेदारी है, मैं तुमसे कहूं कि ये एक बर्तन है और भाई ये बर्तन हमेशा भरे रहना चाहिए पानी से, ये मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई, तो तुम क्या करोगे, तुरंत जैसे ही बर्तन खाली होगा उसमें तुरंत पानी डालोगे। अगर बर्तन आधा भरा है तो पूरा पानी डालोगे, भाई बर्तन को खाली तो नहीं छोड़ोगे ना। तो प्रकृति ने ड्यूटी क्या लगा रखी है हर एक मटेरियल की, कि भाई तुम पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नहीं होने चाहिए, जितना मैं तुम्हें दे रही हूं उतने होने चाहिए। लेकिन तुमने कुछ किया और उस वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा देखो, केवल घिसने से इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, ये तो वो प्रक्रिया है जो हम साधारण जीवन में करते हैं, इसलिए आपको जल्दी समझ आती है। बाकी बहुत सारे तरीके हैं, उससे सवाल नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि भाई इस पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का मतलब ऐसा मान लो जैसे आपका बर्तन खाली है और भैया उसकी पूर्ति किससे होगी, पानी से होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हमेशा प्रोटॉनों से होती है। इलेक्ट्रॉनों की उल्टी चीज कौन सी है, प्रोटॉन। जैसे खाली का उल्टा क्या होगा, भरा पानी। भाई खाली बर्तन का उल्टा मैं तुमसे पूछूं तो क्या है, भरा पानी। तो इलेक्ट्रॉनों का उल्टा क्या है, प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति किससे होगी, प्रोटॉनों से होगी। तो अगर इस पर 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो भैया इस बात की पूर्ति कौन करेगा, जब तक इस पर 6 प्रोटॉन ना आ जाए। इसलिए ये पेन अपने आसपास से किसी भी चीज को देखेगा जो बहुत हल्की हो खींचने में। देखो प्रोटॉन तो दीवार पे भी हैं, लेकिन ये दीवार को थोड़ा ना खींच सकता है यार, उतनी ताकत नहीं लगा पाता है। तो ये ताकत लगाने की कोशिश करेगा, बहुत हल्की ताकत, और ये अपने आसपास की चीजों को खींचने की कोशिश करेगा। तो हल्की चीज जो होंगी, जैसे रेत है, कागज है, वो इसकी तरफ खींचते हुए चले जाएंगे। और जैसे ही 6 प्रोटॉन इसकी तरफ खिंच जाएंगे, मैं मान लो ये 6 प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन जैसे ही इसकी तरफ खिंच जाएंगे, ये बाकी को नहीं खींचेगा। तुमने देखा होगा, ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर के रेत ले लो, जरा सा इसको घिसो तो सारी रेत को चिपका लेगा, ऐसा नहीं होता। ये कुछ निश्चित मात्रा में रेत चिपकाता है। बोलो यस और नो। उसके अलावा दूसरी चीज आप देखो, ऐसा भी नहीं है कि एक बार उसने रेत चिपका लिया, रेत को झाड़ देना, फिर रेत चिपका के देखना, फिर ना चिपकाए, क्योंकि रेत में से उसने प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर लिए, अवशोषित कर लिए। ऐसा नहीं है कि रेत इस पे लगा है तो प्रोटॉन है, रेत हटा दोगे तो प्रोटॉन नहीं है। अरे भाई ना, रेत में से तो प्रोटॉन गए, काम खत्म हो गया। तो जरा बताओ कि हाँ मुझे ये बात समझ में आ गई कि इतनी कहानी। अब इसमें आवेश का क्या मतलब हुआ, चार्ज का क्या मतलब हुआ। तो चार्ज का मतलब ये हुआ, देखिए अगर आप हिंदी शब्द पे गहराई में जाओ, आवेश पे, तो आवेश का मतलब ये होता है कि कोई कुछ करके दिखा दे। चार्ज का मतलब तो क्लियर समझ में आता है, भाई बैटरी चार्ज होती है तो तुम्हारा फोन चला देती है, घर के उपकरण चला देती है। तो पेन के चार्ज होने का मतलब पेन कुछ कर सकता था। क्या कर सकता था, किसी चीज को अपनी तरफ खींच सकता था। तो नॉर्मल भाषा में हम क्या कहते हैं कि भाई अगर किसी भी वस्तु पर अधिक इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और केवल इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं गए, अगर उसे छोड़कर इलेक्ट्रॉन चले भी गए हैं, जैसे अगर आपके बालों में से इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, तो बालों पर उतने ही एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ जाएंगे जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव माना जाता है, प्रोटॉन पॉजिटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का यहां क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ने किसी का कर्जा ले रखा है और प्रोटॉन के पास बहुत धन है, माल है, नहीं। ये तो ये दिखाने की बात है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव, प्रोटॉन को पॉजिटिव कह दिया। तो अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो भैया वहां ये धन आवेश छोड़कर आएगा, यानी प्रोटॉनों को छोड़कर आएगा, है ना। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो यहां पर क्या हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए। अब मैं कहूंगा जिस पर इलेक्ट्रॉन आए वो वस्तु तो ऋणावेशित हो गई, और जिसे छोड़कर इलेक्ट्रॉन गए वो वस्तु धन आवेशित हो गई। जिस पर इलेक्ट्रॉन आए वो वस्तु नेगेटिव चार्ज, और जिसे छोड़कर इलेक्ट्रॉन गए वो वस्तु पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। तो आपको समझ में आया कि क्या मतलब होता है नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का,
धन आवेशित वस्तुओं का और ऋण आवेशित वस्तुओं का। और इसी चीज को बस हम कहते हैं विद्युत आवेश, कि भाई इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो मतलब इस पर भी आवेश हो गया, और अगर इससे इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर भी आवेश हो गया। बस कहने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ऋणावेश नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन छोड़कर गए हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि धन आवेश। सर मुझे फिजिक्स बहुत टफ लगता था, आपसे पढ़कर 80% क्वेश्चन करता हूं। भाई वाह भाई मेरे दोस्त, देखो 100% तो कह पाना मुश्किल है क्योंकि वो तो होता ही नहीं है, व्यवहारिक ही नहीं है, 100% कुछ नहीं होता, लेकिन 90% तक आप पहुंच जाओगे। तो विद्युत आवेश का मतलब, मूल आवेश का मतलब आप समझ गए कि क्या मतलब होता है। तो भाई विद्युत आवेश का मतलब है कि किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह अन्य आवेशित वस्तुओं के साथ विद्युत आकर्षण या विद्युत विकर्षण का अनुभव करता है। देखिए आकर्षण या विकर्षण का मतलब क्या होता है। अगर मैं, चूंकि ये कागज जो है ना धन आवेशित थे, इसलिए इसने इनको अपनी ओर खींच लिया। अगर ये यहां कोई भी चीज ऋण आवेशित होती तो ये इसको धक्का दे देता। इसका मतलब क्या है, देखो आवेश अगर विपरीत होंगे तो उनके बीच में आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा, और अगर आवेश समान होंगे तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। इसको ऐसे समझो, तुम बस में बैठे हो, फोन चला रहे हो, रील देख रहे हो, एक आवाज आई, भाई साहब यार हमें बिठा लो अपने साइड में। तुम ऊपर भी मुंह नहीं उठाओगे, कहोगे भाई ना जावे हाथे, यहाँ बहुत जगह दिख रही है। फिर एक आवाज आई, क्या आप हमें यहाँ बिठा लेंगे? तुम्हारी आंख खुल जाएंगी एकदम से, हाँ हाँ आओ बैठो। वो कहेंगे पर यहाँ तो बहुत कम जगह है। तुम कहोगे हाँ हम उठे जा रहे हैं लो। तो ये क्या चक्कर है भैया, तुम पॉजिटिव चार्ज हो वो नेगेटिव है, ऐसे कह लो तुम नेगेटिव हो वो पॉजिटिव है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ ये है विपरीत चीजों को दिखाना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन हुआ, और अगर तुम खुद पॉजिटिव हो, वो लड़का बेचारा, वो लड़का भी पॉजिटिव है भाई, लड़का लड़का पॉजिटिव, तो तुमने भगा दिया। मान लो तुम नेगेटिव खुद को करे, वो लड़का भी नेगेटिव है, तुमने उसको भगा दिया। तो समान आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है, और विपरीत आवेशों में अट्रैक्शन होता है। देखो ये मैंने मजाक में एग्जाम्पल समझाया है, लेकिन तुम इस बात को सोचो ना तो ये सच में गहरी बात है। प्रकृति ने, नेचर ने बनाया ही ऐसा है सब कुछ। जो प्रकृति के नियम निर्जीव वस्तुओं पर लगते हैं ना, वही सजीव वस्तुओं पर लगते हैं। प्रकृति के लिए एक निर्जीव वस्तु में और सजीव वस्तु में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आई बात समझ में? तो मैंने कहा कि भैया आवेशित का मतलब क्या है। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो इसका मतलब है कि वो या तो किसी दूसरी वस्तु को खींचेगी या भगाएगी। विकर्षण का मतलब प्रतिकर्षण भी होता है। अगर कोई वस्तु आवेशित है तो इसका मतलब उसके पास वो ताकत है कि वो किसी वस्तु को खींच भी सकती है और किसी वस्तु को भगा भी सकती है। ठीक है जी। मात्रक क्या होता है आवेश का? तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। अगर इस वस्तु पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो जितना भी इस पर आवेश आया होगा, करेंगे उसकी कैलकुलेशन कि कितना आवेश आएगा, तो मैं कहूंगा भाई इस पर इतना आवेश, इतना कूलाम का आवेश आया है। अच्छा, इसको किससे दिखाते हैं? आवेश को सी से दिखाते हैं। इसका एक अन्य मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। ये कहां से होता है इसको बाद में बताऊंगा, जब आप धारा वाला टॉपिक पढ़ लोगे, करंट वाला टॉपिक पढ़ लोगे। ठीक है जी। ये एक कैसी राशि है? तो मैंने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया। तो बताओ क्लियर है? खूब मजा आ गया तुम्हें है ना इस एग्जाम्पल को पढ़ के? ये एग्जाम्पल अब कभी भी नहीं भूल सकते। ऑप्टिक्स तो नस नस में बस गई सर जी, इलेक्ट्रिसिटी का पता नहीं। इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे ही नस में भर जाएगी। चलो बहुत बढ़िया शैलजा, वेरी गुड, थैंक यू। शाहिब आलम कह रहे हैं बहुत जल्दी खत्म कर दिया सर, कुछ छूटा तो नहीं है? भाई क्या बात कर रहे हो यार, भाई प्रकाश की यूनिट में अटके अटके तुम्हें मुझे लग रहा है महीना होने जा रहा है। और क्या इसे तुम ये फिजिक्स ही पढ़ोगे क्या 10 साल? है भाई साहब, भाई हद कर दी यार, पूरा पढ़ाया है भाई, एक एक शब्द कुछ नहीं छूटा, हद करते हो। चलो विद्युत आवेश के बारे में ये बात समझ में आ गई। देखिए सवाल आता है कि वस्तु आवेशित कैसे हो सकती है। अच्छा, आवेशित का मतलब क्या है कि भाई या तो उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं या छोड़ के चले गए हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा मैं इस चीज को ना कहीं नोट कर देता हूँ, ये हमने कहीं लिखी नहीं है ना, कोई बात नहीं है, मैं इसको लिख देता हूँ, यहां लिख देते हैं। तो वस्तुओं को रगड़कर आवेशित करने की प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? थेल्स साहब ने बताया था।
थेल्स साहब ने यह बताया कि अगर किसी वस्तु को रगड़ दिया जाए तो वो वस्तु आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, लोगों ने उनसे पूछा कि ये मतलब और थोड़ा इसके बारे में गहराई से बताओ, तो थेल्स साहब इससे आगे कुछ नहीं बता पाए थे। वस्तु धन आवेशित हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिवली चार्ज, ये सब बातें हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताई थी। तो इसी में आप आगे ऐड करोगे कि अगर अगर मान लो आप किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन लिमिट से ज्यादा आ गए, मतलब जितने उस पर हैं उतने से ज्यादा आ गए, मैं सिंपल इतना कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनों का आना, इलेक्ट्रॉनों का आना यानी कि कमिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वस्तु कैसी हो जा रही है, ऋण आवेशित यानी कि निगेटिवली चार्ज। ठीक है, और अगर उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का जाना, इलेक्ट्रॉनों का जाना यानी कि गोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वस्तु कैसी हो जा रही है, धन आवेशित। ठीक है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज वस्तु हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो ऋणावेशित हो गई, और इलेक्ट्रॉन चले गए तो वो कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई, धनावेशित हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। देखो पता है आपको जो थोड़ा सा ना उल्टा लग सकता है, यार किसी चीज के आने पे ना ऋणावेशित हो रही है, जबकि आने पे तो ऐसा लगता है ना धन होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन यहां बात आने जाने की नहीं है, कोई पैसा थोड़ी है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, किसी पर जाएगा उसको भी निगेटिव कर देगा। अच्छा, निगेटिव का मतलब ये नहीं है कि ये बुराई है, नहीं, उसकी प्रकृति वैसी है, बस उसको हमने कह दिया कि ये प्रोटॉन का अपोजिट है तो इसको निगेटिव कह दिया। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई किसी वस्तु पर मान ले कुछ इलेक्ट्रॉन आए, कुछ किसी वस्तु पर कुछ इलेक्ट्रॉन आए, तो कुल कितना आवेश उस वस्तु पर हुआ। देखिए, जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूं। एक सूत्र देखो, एक सूत्र बनाया हमने, Q बराबर N गुणा E। ठीक, Q बराबर N गुणा E का मतलब क्या है, N है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, N है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, E है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉन को ना ऐसे दिखा देता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, याद रखना 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। कोई तुमसे पूछे आवेश का मात्रक क्या क्या है, कूलाम, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है तो वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का आवेश लेकर आएगा, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, यही लिख लो, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, एक प्रोटॉन पर आवेश यानी कि चार्ज कितना होगा, तो आप ये ना कहना कि भैया प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो यहां प्लस लगा दोगे, नहीं, प्रोटॉन पर प्लस में चार्ज होगा, यहां प्लस लगाओगे, यहां तो हमेशा माइनस रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है भाई, Q बराबर N गुणा E, क्या बवाल है। देखो Q बराबर N गुणा E का मतलब है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक सवाल तुमसे पूछा गया, एक क्वेश्चन करते हैं कि बताओ एक वस्तु पर, एक वस्तु पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा, यानी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए बॉडी इज 6, फाइंड टोटल चार्ज। तो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो तुम कहोगे कि भाई एक वस्तु पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं,
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, तो 6 पर कितना हो जाएगा यार, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। भाई एक पर कितना है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, तो 6 पर कितना हो जाएगा, 6 की गुणा कर दो, तो 16 छिक्के 96, और ये हो जाएगा 9.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है। और ये क्या हो गया, टोटल आवेश। और टोटल आवेश को आप किससे दिखाते हो, क्यू से दिखाते हो। तो पता है फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला बना, हम यहाँ फॉर्मूला क्या लगाते, इसको तो चलो हमने डायरेक्ट कर दिया, फॉर्मूला लगाते Q बराबर N गुणा E। अब इसमें N क्या है, N है कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस वस्तु पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ये बड़े आराम से कर लोगे आप लोग। लेंस का उपयोग नहीं कराया, पन्ने पलटो और अच्छे से देखो कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या लगते हैं हैप्पी भाई, तभी तुम थोड़े से हैप्पी हो पाओगे। उनके लिए लेंस का ही तो इस्तेमाल हो रहा है, लेंस का वही इस्तेमाल है बस। बोलो जल्दी से बताइए, हाँ जी क्लियर है। अब इसके साथ माइनस लगाओ मत लगाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर पेपर में लगाए तो तुम लगा देना, नहीं तो कोई मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम लगाने को लगा दो यार, कोई इशू नहीं है, बट पेपर में ज्यादातर नहीं लगाता, ठीक है। ये लो, अब बताओ जरा, क्लियर है ये सवाल, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। Q बराबर NE क्या सूत्र है, तो इसमें Q क्या है, कुल आवेश, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये अच्छे से हमने कर लिया। अच्छा जी, अब आगे इसमें देखते हैं, ये लिख दिया मैंने Q बराबर NE के बारे में, और यहां मैंने तमाम चीजें इसमें लिख दी हैं। पहले एक बार सभी फटाफट से थम्स अप करो, हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है। चलो, तो यहां तक हमें आवेश के बारे में तमाम चीजें समझ में आ गई हैं। अब कुछ फैक्ट देखिए, कुछ इससे जुड़े और सवाल देखिए। देखिए, जब साबुन के बुलबुले को धन या ऋण आवेश दिया जाता है, अब देखिए जब भी मैं ये कहूं धन या ऋण आवेश दिया जाता है, तो आप इस बात पर मत जाना कि कैसे दे रहे हो, आप ये समझो कि ऋण आवेश या धन आवेश देने में मैं कर क्या रहा हूंगा। भाई धन आवेश का मतलब क्या कर रहा हूं मैं, उसको उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा हूं। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो अपने आप वो धन आवेशित हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ऋण आवेशित हो जाएगी। कैसे दिया, उसके 10 तरीके हैं, वहां से सवाल नहीं बनेगा। तो ये मान लो ऐसा हो गया, सवाल ये देगा कि तुमने साबुन के बुलबुले को धन या ऋण आवेश दिए, तो आवेश कहाँ जमा हो जाता है, उसकी सतह पर आवेश बैठ जाएगा उसकी सतह पर, जिसके कारण उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो साबुन के बुलबुले को तुम किसी भी तरह का आवेश दो, किसी भी तरह का चार्ज दो, उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा, वो और बड़ा होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बात का पता कौन लगाएगा कि इस वस्तु पर कितना आवेश फालतू है या कितना आवेश है। मान लो मैंने बालों में घिसा, कौन बताएगा मुझे इस पर इतने कूलाम का आवेश हो गया। भाई वैसे तो तुम कहोगे यार मैं ये देख लूंगा भैया कितने इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन मैं व्यवहार में कह रहा हूं, प्रैक्टिकली कह रहा हूं। अब कैसे घिस दिया मैंने, अब कैसे पता लगाएगा मेरे भाई कि कितने इलेक्ट्रॉन आए। तो इसको आवेश को मापने का एक उपकरण है जिसका नाम है विद्युतदर्शी, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप। सवाल आएगा कि बताइए आवेश को मापने का उपकरण कौन है, तो आप कहेंगे भैया जी ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है। तो फटाफट से एक बार थम्स अप करिए कि ठीक है भैया, ये दोनों मुद्दे भी मुझे अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, आवेश को हम, हाँ आवेश को हम या तो छोटे क्यू से दिखा लेते हैं या बड़े क्यू से दिखा लेते हैं, और मैंने यहां लिखा इसके मात्रक को हम किससे दिखाते हैं। अच्छा आवेश को, सॉरी आवेश को, ये भाई गलत हो गया, सॉरी उसके लिए। ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसको हम सी से दिखाते हैं। आवेश को चाहे तो आप बड़े क्यू से दिखाइए या आप छोटे क्यू से दिखाइए। आवेश का जो मात्रक है ना, उसको हम सी से दिखाते हैं। हमने लिख दिया ना आवेश का मात्रक,
हाँ ऊपर ही हमने लिख दिया था। अच्छा अच्छा, एक यहाँ गड़बड़ हो गई है। हाँ, आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है, और कूलाम को हम किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं, बस। आवेश को क्यू से दिखाएंगे, उसके मात्रक को हम सी से दिखाएंगे, बस इतनी सी बात है। यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो एक सवाल, देखो एक सवाल आएगा, परंतु साबुन को घिसने पर साबुन छोटा होता है। अब विनय देखो, जो मैं समझा रहा हूं, तुम उससे अतिरिक्त इधर उधर का दिमाग लगाओ। मैं तो साबुन पे गया भी नहीं हूं भाई, मैं तो साबुन के बुलबुले की बात कर रहा हूं। मैंने तो नहीं कहा कि साबुन को घिस रहे हो। भैया साबुन को घिसने से क्या मतलब है इस बात का भाई? मैंने तो इतना सा कहा, साबुन का बुलबुला। अब अगर मैं केवल साबुन का बुलबुला कह दूंगा, तो क्या तुम साबुन से जुड़ी हुई तमाम बातों को लेके उल्टा पुल्टा सोचोगे? अब तुम कहने लगो जी, साबुन जिसके बुलबुले की तुम बात कर रहे हो, उसकी फैक्ट्री पे तो लोन है, उसका उसका सॉल्यूशन क्या है? तो यार आप समझो ना, हमें अपने स्कोप को लिमिटेड रखना पड़ेगा भाई। मैंने कब कहा कि साबुन को घिसने का सवाल आएगा यार? साबुन के बुलबुले की बस हम बात कर रहे हैं कि बुलबुला छोटा या बड़ा होगा, उसमें साबुन का क्या लेना देना है। तो आवेश के क्वांटमीकरण को दर्शाने वाला सूत्र क्या है? अब पहले ये समझो कि ये क्वांटमीकरण क्या बवाल है, क्वांटाइजेशन क्या बवाल है। देखिए क्वांटमीकरण का अगर आपको मतलब ना पता हो तो मैं बता दूं, ऐसा नहीं है ये विज्ञान से रिलेटेड बात है, ये तो एक सिंपल सी बात है। क्वांटमीकरण का मतलब है, मान के चलिए बहुत सारे लोग तुम्हारे सामने हैं, 10 लोग, और वो तुम्हारी जेब में पैसे डालना चाहते हैं। ऐसे ही मान लो, क्यों कैसे ये मत सोचो, बस डालना चाहते हैं, समझने के लिए मान लो। तो तुमने उनसे शर्त लगी कि देख भाई, मुझे जो पैसे डाले ना, वो 5 के मल्टीपल में डालियो, मतलब जितने भी पैसे डाले वो 5 से कट जाना चाहिए। तो फिर कोई कितने डालेगा? कोई 5 डालेगा, कोई 10 डालेगा, कोई 15 डालेगा, कोई 20 डालेगा, कोई 25 डालेगा, कोई 30 डालेगा, कोई 35 डालेगा, 40 डालेगा, है ना? तो इसी चीज को हम बस क्वांटाइजेशन कहते हैं, क्वांटमीकरण कहते हैं। तो क्वांटमीकरण का मतलब ये होता है कि एक चीज किसी के गुणज में है, इसी चीज को गुणज भी कहते हैं। गुणज का मतलब है कि वो उसी की गुणा में चल रही है। जैसे पहले आदमी ने 5 रुपए डाले, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं ना, 1 गुणा 5 5 हो गया, 2 गुणा 5 10 हो गया, मतलब हर एक चीज यहाँ 5 के गुणज में रहेगी। तो अगर आप किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों को लाओगे ना, तो पता है इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? अगर एक इलेक्ट्रॉन लाओगे तो कितना आवेश आएगा? 1 गुणा 10 की पावर -19, ये पूरा इतना हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इतना आवेश आ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आवेश कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आवेश आएगा 16 दूनी 32 गुणा 10 की पावर -19। संख्या की गुणा केवल यहां होगी, यहां नहीं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 16 × 3 = 48, 4.8 गुणा 10 की पावर -19। 4 इलेक्ट्रॉन लाओगे तब भी इसी की गुणा में चलेगा, तो ये 6.4 गुणा 10 की पावर -19 हो जाएगा। यानी इनमें से हर एक संख्या ऐसी है कि जो 1.6 से डिवाइडेबल है। हर एक संख्या ऐसी है जो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से कट सकती है। तो यही बता रहा है कि भाई ये क्वांटाइज है, आवेश क्वांटाइज है। क्वांटाइज का मतलब वो या तो 3.2 रहेगा या 4.8 रहेगा, इसके बीच में नहीं आएगा, ना इसके बीच में आएगा। बस यही मतलब है क्वांटाइजेशन का। और इस बात का पता हमें किस सूत्र से लगता है? भाई Q बराबर N गुणा E से ही तो पता लग रहा है। तो ये सूत्र जो है Q बराबर N गुणा E, ये दर्शाता है कि आवेश क्वांटाइज्ड है। सर इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? महाराज क्वेश्चन ही बता रहा हूं महाराज, ये क्वेश्चन ही बता रहा हूं, देख तो लो महाराज, देख तो लो ये क्वेश्चन ही तो बता रहा हूँ, और इसको क्या कहोगे? तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं इसको? क्वेश्चन ही तो कहते हैं, फैक्टर कह सकते हैं, आप अपने तरफ से कुछ भी कहते रहो, बट साइंस में, फिजिक्स में इसको क्वांटाइजेशन ही बोला जाएगा, क्वांटमीकरण बोला जाएगा। हाँ, समझने के लिए आप इसे फैक्टर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बताइए, एक बहुत अच्छा सवाल, शानदार सवाल है, थोड़ी गुणा भाग रहेगी लेकिन मजा आ जाएगा। किसी पिंड पर 1.6 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम का धनावेश है। टोटल चार्ज आपको कितना दिया? 1.6 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने हमसे पूछे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा Q बराबर N गुणा E। Q बराबर N गुणा E। अब Q क्या है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19, अच्छा सॉरी, हाँ नहीं नहीं, Q हमें जो दे रखा है वो लगाओ, ये दे रखा है 10 की पावर -18। N की वैल्यू पूछी है, E की वैल्यू फिक्स होती है, इसे याद रखना,
और ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। अब इससे क्या होगा, देखो इससे ये पूरा कट जाएगा, ये कितना बचा है यहाँ 10 की पावर -18, ये इसके साथ गुणा में है, यहाँ किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये n बराबर 10 की पावर -18, और ये पावर ऊपर जाके किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो 10 की पावर -18 और प्लस की 19 कितनी बच जाएंगी, ये 10 की पावर 1 बच जाएगी, और 10 की पावर 1 का मतलब 10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, सभी ने एक बड़ा अच्छा उत्तर इसका कर दिया। फटाफट से बताइए, हाँ जी मुझे समझ में आ गया है। चलो बहुत बढ़िया, और ये चीज हमें बड़े अच्छे से क्लियर हो गई है, वेरी गुड। अगला सवाल, ये यूपी टेट 2013 का सवाल है, करिए इसका सही उत्तर। हाँ जी बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ध्यान से उत्तर करना, थोड़ा ध्यान से। एक कूलाम आवेश में, अब देखिए उसने हमें आवेश कितना दे दिया, एक कूलाम, ठीक, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसने हमसे पूछी है। तो क्या सूत्र लगाओगे तुम, सूत्र लगाओगे Q बराबर N गुणा E। ठीक है, आवेश कितना है, एक कूलाम, N की वैल्यू कितनी है निकालनी है, और E की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19। जो चीज़ यहाँ गुणा में है वो किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, और यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो तुम इसे सॉल्व करते रहना, इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो उत्तर आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की पावर +18। अगर मुझसे कहो कि मैं सॉल्व करके दिखा दूं, तो भैया पेपर में जब ये सवाल आएगा ना सीधा कि एक कूलाम में कितने आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो मैं तो कहूँगा इसको भी याद कर लो, सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना। गुणा भाग तो तुम्हें आते ही होंगे, अगर नहीं भी आते हैं और तुम मुझसे चाहते हो सॉल्व कराना, तो मेरे भाई फिर मैं एक बता दूंगा, बाकी तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे ना, मैथ में तो एटलीस्ट तुम्हें सीखने पड़ेंगे। तो एक बार सीख लेना, सॉल्व कर लेना, ये आपका उत्तर आ जाएगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा सीधा याद रखो, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की पावर 18। बोलो क्लियर है, सभी थम्स अप करिए। एक बार सभी लोग थम्स अप करें, हाँ जी भैया मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये हमें क्लियर हो गया। चलो एक अगला सवाल करके बताइए कि किसी चालक से 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो चालक पर आवेश कितना होगा। अब देखो मुझे बस इतना देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 की पावर 6। अब ये मेरे लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, इसको प्लस माइनस में लेने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस ज़्यादातर सवालों में नहीं पूछता, बस आपसे इतना पूछ सकता है कि बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋण, और प्रोटॉन पर धन। थ्योरी में पूछ सकता है, न्यूमेरिकल में नहीं पूछेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी और चालक पर आवेश पूछ लिया हमसे, क्यू पूछ लिया, तो मेरे पास सूत्र है क्यू बराबर एन गुणा ई। क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, एन की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 6, और ई की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो क्यू बराबर 1.6 गुणा 10 की पावर, देखो ये -19 है, ये प्लस की 6 है, तो माइनस की 19 और 6 प्लस की जो है वो ऐड हो जाएंगी, और 1.6, कोई भी ये गलती मत करना, कहीं प्लस माइनस माइनस ऐसे करो, ऐसे घटाया करो कि किसके ज़्यादा है, माइनस के, तो बचेंगे भी माइनस के, और 19 में से 6 घटा दो, कितने हो गए 13। तो इतने कूलाम का आवेश किसी वस्तु पर आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -13। अब देखो यहाँ पर कोई माइनस प्लस नहीं होता, वो कभी भी सवाल में आपसे पूछेगा ही नहीं, ये क्लियर है।
अगर आप इस स्तर के सवालों को कर पा रहे हैं तो आपके पेपर में इससे मुश्किल सवाल कोई नहीं बन सकते। आप कोई भी एग्जाम उठा लेना। और अभी तो हम केवल आवेश को ही पढ़ रहे हैं, चार्ज को ही पढ़ रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और बाकी है। बताइए क्लियर सभी को? विनय भाई सर आप गवर्नमेंट जॉब पे हो क्या? जी जी भाई, आप सभी की ब्लेसिंग से, ईश्वर के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से हूं तो सही गवर्नमेंट जॉब पे। अगला सवाल आप देखिए। अब ये आवेश हमारा खत्म हो गया मुद्दा। अब हमें चलना है अगली चीज पर, जिसका नाम है विद्युत के सुचालक, यानी कि कंडक्टर और कुचालक। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें एक बड़ी सिंपल सी बात है कि डी होगा। क्या समस्या आई बताओ? क्यों इनमें से कोई नहीं क्यों होगा भाई? है तो सही उत्तर 1.6 गुणा 10 की पावर -13 है, 1.6 गुणा 10 की पावर -13 है, तो डी क्यों लगाएंगे? सी ही होगा। अगर आप ये कह रहे हो कि यहाँ माइनस नहीं लगाया इसलिए होगा, तो भैया मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ उसको छोड़ दो। वो माइनस कभी हो भी ना भी हो उसकी वजह से मत करना। हाँ इतना होता कि एक ऐसे होता, एक में माइनस होता और 10 की पावर -13 होती तो मैं माइनस वाला चुनता, बस इतना सा फर्क होता। चलिए अब देखिए दो चीजें होती हैं। अगर मैं आपसे दुनिया की सारी चीजों में ये पूछूं कि भाई एक बात बता, अच्छा सभी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे दोस्त मेरी जॉब दिल्ली जल बोर्ड में है, और दिल्ली जल बोर्ड में मेरी जो पोस्ट है, बहुत सारे स्टेट में उसको एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं, और बहुत सारे स्टेट में उसको असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं। बाकी ये पोस्ट जो इक्विवेलेंट है, मतलब इसमें जो वेतन भत्ते या जो सुविधाएं मिलती हैं, वो जो आपके स्टेट में आपने सुना हो कभी एसडीएम, तो उस लेवल की मिलती है। एसडीएम एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है और हमारी जल सेवाओं से जुड़ी हुई जॉब है, दिल्ली में है। मतलब दिल्ली में पानी की सप्लाई को लेकर, या जो आपके दिल्ली में घरों से जो, जैसे गांव में तो क्या होता है ना, घरों में से जो भी वेस्ट निकला, मतलब जैसे कि किचन में से जो पानी निकला, कहीं से भी निकला, आप नहाए वो पानी तो नालियों के सहारे खेतों में चला जाता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, शहरों में आपको उसको ट्रीट करके ही डालना पड़ता है, उसको फिर यूज़ कर लेते हैं, ट्रीट करके पेड़ों में लग रहा है वो पानी, कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ हो रहा है, तो उस तरीके से। चलिए देखिए, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई दुनिया के मटेरियल्स को एक आधार पर बांटिए। अरे शिखा दीदी कैसे, बिल्कुल ये मान लो जोड़ घटाने भी बिल्कुल जीरो से लेके चलने पड़ेंगे। दीदी सुनो मेरी बात, ये 10 की पावर +6 है, ठीक है दीदी, ये +6 है। अब मुझे ये बताओ कि इसको मैं माइनस क्यों कर दूं, 19 और 6 25 क्यों कर दूं, मैं इसको माइनस क्यों कर दूं बताओ? एक दीदी बिना बात परेशान हो रही हैं। अब दीदी तुम इसको 10 को 20 बना, चलो आगे देखो। देखिए हाँ अगली चीज मैंने आपसे बोला, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू भाई, तहे दिल से धन्यवाद। भाई मैं सिविल फील्ड से नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से हूँ, E&M से हूँ, मतलब आप जानते हैं इस जॉब के बारे में, थैंक यू। अब सुनिए, देखिए मैंने आपसे कहा दुनिया के मटेरियल्स को आप दो तरीके से बांटिए। तुमने कहा कैसे बांटू भैया? मैंने कहा देखो कुछ मटेरियल्स तो ऐसे होते हैं, जैसे मैंने ना इसको बालों में घिसा, और बालों में घिसने पर ना इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आके बैठ जाएंगे, वो चल फिर नहीं सकते, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है। तो जिन धातुओं में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, मुक्त नहीं होते, उन धातुओं को कुचालक बोला जाता है, इंसुलेटर बोला जाता है। वहीं वो धातुएं जिनमें इलेक्ट्रॉन अगर तुम यहां बिठा भी दो तो वो चलना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं, चलना शुरू कर देगा, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इन धातुओं को बोला जाता है सुचालक यानी कि कंडक्टर। ठीक है, एक धातुएं इन दोनों के बीच वाली बात होती है उनमें, मतलब उनमें ना इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें तो इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहा, या चलेगा भी तो बहुत ना के बराबर, और वो भी किसी स्पेशल केस में, किसी स्पेशल केस में। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल तुम लकड़ी लो, लकड़ी पर इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, लेकिन उसे गीला कर दोगे तो हल्का फुल्का चल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं चलते या ना के बराबर चलते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अच्छा अब मान लो एक धातु ऐसी है, जैसे मान लो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चल रहा है, ऐसे यहां से सू ऐसे, एक धातु ऐसी है कि उसमें ना इलेक्ट्रॉन चल तो रहे हैं
लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो। तो वो धातुएं देखो जिनमें इलेक्ट्रॉन ना चलते हैं या हल्के से चलते हैं कुचालक, जिनमें इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से चलते हैं, तेजी से चलते हैं, पूरा फ्री है सुचालक कंडक्टर, और जिसमें इलेक्ट्रॉन हल्का हल्का सा फ्री है, यानी कि इससे तेज चलेगा बट इससे धीमा चलेगा, उनका नाम हम लेते हैं अर्धचालक। यानी कि जो आधे चालक हैं और आधे कुचालक हैं, तो इनका नाम हो गया सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं? वो पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन कुचालकों से ज्यादा और सुचालकों से ज्यादा चल सकते हैं। और ये सारा सारा खेल किसके पीछे है कि वो कितने फ्री हैं। देखो यहां इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि ये मटेरियल अलाउ नहीं कर रहा। जैसे लकड़ी है, लकड़ी इलेक्ट्रॉनों को मुक्त नहीं छोड़ती, फ्री नहीं छोड़ती। वहीं अगर आप चांदी ले लोगे, सिल्वर, तो चांदी इसको फ्री छोड़ देता है, और कुछ अर्धचालक आधा अधूरा फ्री छोड़ते हैं। तो देखिए क्या क्या लिखा मैंने लिखा सुचालक कौन होते हैं कि जिनमें विद्युत धारा आसानी से बह सकती है। देखिए विद्युत धारा का मतलब अभी हम आगे समझेंगे। विद्युत धारा और विद्युत आवेश दोनों एक ही बात है। मतलब अगर विद्युत आवेश बह रहा है तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा भी बह रही है। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा कह लो या विद्युत आवेश कह लो आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। मटेरियल्स दैट कैन इजीली कंडक्ट, इलेक्ट्रिक करंट कह लो या इलेक्ट्रिक चार्ज कह लो, दोनों एक ही बात है। आर कॉल्ड गुड कंडक्टर, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। मतलब इसका कारण क्यों क्या है कि इनमें आवेश आराम से बह सकता है, क्योंकि वो मुक्त है। देखो अब मेरी बात समझो, या तो तुम इलेक्ट्रॉन कहो या आवेश कहो, एक ही बात है ना दोनों। भाई एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश है। वही 20 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 20 की गुणा कर दो। तो इलेक्ट्रॉन और आवेश एक ही बात है। तो या तो मैं कहीं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं या मैं कहूं आवेश बह रहा है, तो वो एक ही बात है दोनों। भैया ये बात समझ गए, एक बार फटाफट से बताओ। हाँ जी भैया क्लियर है। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, और विद्युत क्षेत्र लगाने पर, विद्युत क्षेत्र को आप आगे समझोगे। विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि मान लो मैंने चांदी से कहा कि भैया इलेक्ट्रॉनों को बहाओ, तो चांदी बहा देगी, लेकिन लकड़ी से कहने पर भी नहीं बहेगी। ये मान लो विद्युत क्षेत्र आपको आगे समझ में आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो आप कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र के लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से गति करने लगते हैं। तो बताएंगे एक बार कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। एक बार सभी थम्स अप करिए, हाँ जी भैया मुझे क्लियर है। सर आप जो जॉब करते हैं उसकी वैकेंसी कब आएगी? भाई कार्तिक, पर्टिकुलर मेरे डिपार्टमेंट में तो देखो असल में मेरी जो पोस्ट है ना, मतलब वो ये मान लो कि थोड़ी अ, जैसे जो हमसे नीचे की पोस्ट है ना उनके ऊपर है। तो जितना आप ऊपर जाते चले जाओगे किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ पोस्ट घटती चली जाएंगी। तो मेरी तो पोस्ट ही ऑल इंडिया 11 आई थी जिन पर मैं सिलेक्टेड हूँ। बाकी ये किसी स्टेट में हद से हद 100 निकल जाएंगी। 100 तो मैं बहुत बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 10 निकलेंगी, 15 निकलेंगी, इस तरीके से। तो ये स्टेट वाइज निकलती रहती हैं। चलो ये बात समझ में आ गई। अब इसके पूछे जाएंगे कुछ उदाहरण बताओ। तो देखिए भाई तांबा हो गया, चांदी हो गई, एल्यूमिनियम हो गई, लोहा हो गया, पारा हो गया, ये सारे के सारे विद्युत के सुचालक हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं पूछूं इन सब में सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, यानी सबसे टॉप का कौन है, तो भाई सबसे टॉप का कौन है? चांदी। अब एक बच्चा यहां ये सोच सकता है भैया सोना तो चांदी से भी महंगा है। देखो तुम सोच गलत रहे हो। अच्छा मुझे बताओ, सोना तो दाल से भी महंगा है, क्या दाल की जगह सोने से पेट भर लोगे? तो ये हमारा तर्क गलत है। भाई जिस चीज के लिए उसे बनाया गया है वहां पर वो ठीक है। सोना चांदी से महंगा इसलिए है क्योंकि सोने की चमक ज्यादा है, ठीक है। लेकिन हर चीज में थोड़े ना वो हर साइड से आगे रहेगा। चांदी की तरह वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा नहीं ले जा सकता, दाल की तरह आपका पेट नहीं भर सकता। याद आई? तो सबसे अच्छा चांदी का सुचालक कौन है? सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। अब एक भाई कहते हैं कि यार अगर सर लकड़ी को गीला कर दिया जाए तो वो अर्धचालक बन जाएगी। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। देखो इस बात को आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो हाँ सोने की अपनी एक चमक है। अब तुम अगर लोहे को देखोगे उस पर जंग लगा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि यार अभी ना इसके गुण सोने से नहीं मिल रहे, क्योंकि मैं चमक के रेस्पेक्ट में कह रहा हूं। तो तुम कहोगे अच्छा लो अभी पॉलिश कर देता हूं, थोड़ी सी चमक आ जाएगी। तो क्या पॉलिश करने से वो सोना बन जाएगा?
तो वो तो वही रहेगा, लकड़ी तो कुचालक ही रहेगी हमेशा, बस वो थोड़ी सी अच्छी कुचालक बन जाएगी, मतलब समझे। तो वो अर्धचालक नहीं बन सकती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो चालक है हमेशा चालक रहेगा। एक कंडीशन में अर्धचालकों के ऐसा साथ होता है, वो बाद की बात है, बट इतनी चीज ऐसी चीज नहीं है। चलिए भैया ये बात समझ में आ गई। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखिए। देखिए इसका विद्युत प्रतिरोध, अच्छा एक काम करो, इसको ना मैं बाद में बताऊंगा, ये जो विशेषता वाला है ना इसको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपको ना प्रतिरोध नहीं पता अभी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसके उपयोग देखिए, चालकों का उपयोग कहाँ होता है, तार बनाने में होता है, जैसे कॉपर के हो गए, एल्यूमिनियम के हो गए, असल में। अच्छा तुम्हारे घर में सिल्वर के तार हैं, तुमने देखा है ना, कई बार तुम कहते हो कि भैया मोटर कॉपर की बांध हो गया सिल्वर की, हम पता है एल्यूमिनियम को सिल्वर कह रहे होते हैं। यार तुम सोचो चांदी के तार कैसे बन जाएंगे यार, तुम इतना मोटा बंडल तार का 500 रुपए में ले आओगे, वो कम से कम 1 किलो का होगा। 1 किलो चांदी आ रही है 500 रुपए की, 1000 रुपए की, अगर नहीं यार, है ना। तो जिसको हम असल में सिल्वर चांदी कह रहे होते हैं वो एल्यूमिनियम होता है। तो घरों में जो तार बनते हैं कॉपर एल्यूमिनियम के बनते हैं, एल्यूमिनियम के थोड़े बेकार तार होते हैं, कॉपर के अच्छे। वो आपको तब समझ में आएगा जब प्रतिरोध में सब पढ़ोगे, रेजिस्टेंस पढ़ोगे। घरेलू व औद्योगिक परिपथों में इसका इस्तेमाल होता है, परिपथ का मतलब तार बनाने में, और विद्युत उपकरण के संपर्क भागों में, एक उपकरण को दूसरे उपकरण से जोड़ने में। तो बेसिकली इनका उपयोग तार बनाने में हमने सीखा इस चैप्टर के हिसाब से। अब कुचालक कौन होते हैं, कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता या बहुत कम होता है। देखो विद्युत धारा को मतलब आप आवेश भी पढ़ सकते हो, ये दोनों एक ही बात है, आपको जब धारा पढ़ लोगे तब समझ आएगा। दैट कंडक्ट लिटिल और नो इलेक्ट्रिक चार्ज, वे जो नो और बहुत थोड़ा इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट करते हैं उन्हें हम कुचालक कहते हैं, यानी कि कंडक्टर कहते हैं। अब देखिए हम किसी कुचालक के लिए ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल नहीं करते। मैंने कहा ना लकड़ी सूखी है तो नहीं करेगी, लेकिन गीला कर दोगे तो कर सकती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि लकड़ी बिल्कुल नहीं कर सकती है। भाई ये जरूर कह सकता हूं सूखी लकड़ी नहीं करती है, लेकिन लकड़ी के लिए नहीं कहूंगा। लकड़ी भाई कर सकती है थोड़ा बहुत, तो मैं कहूंगा कि वो जो या तो नहीं करते हैं या हल्का फुल्का करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, कुचालक। कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है और इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता से बंधे रहते हैं। देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री है चलने को, और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है चलने को तो मतलब किसने रोक रखा है उसे, तो वो होता है नाभिक। नाभिक क्या होता है, जैसे देखो आप किसी भी परमाणु को देखोगे तो परमाणु के अंदर केमिस्ट्री में आपने नाभिक पढ़ा होगा, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके आसपास घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर नाभिक ने इनको मजबूती से बांध लिया तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, और कुचालकों में ऐसा ही होता है, इंसुलेटर्स में ऐसा ही होता है, और सुचालकों में ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को बांध के नहीं रखता, ये कहता है बहो बेटा खूब चलो, ये इलेक्ट्रॉन झमाझम झमाझम चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अब मुद्दा आता है इसके उदाहरण क्या हैं, तो जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश नहीं बह सकता, रबड़, कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, माइका, हवा। माइका क्या होता है मैं आपको दिखाई देता हूं, शायद आपने कहीं इसको देखा हो, माइका इंसुलेटर। आजा भाई, काहे सर नहीं खराब है, लगता है इसका इंटरनेट चला गया बाबू भैया, इसको तो दोबारा देखना ही पड़ेगा। माइका, माइका एज अ इंसुलेटर, भाई मुझे लग रहा है इसमें नहीं है इंटरनेट। सुनो तुम लोग खुद सर्च करके देख लेना। माइका एक वो होता है, मैं आपको कैसा बताऊं, जैसे कांच होता है ना, कांच, तो कांच के जैसे पतले पतले पन्नी जैसी होती हैं, वो माइका होती हैं। आप सर्च करोगे तो माइका आपको दिख जाएगी, वो भी एक कुचालक है। मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि माइका आपके लिए नया हो सकता है थोड़ा। अच्छा हवा भी क्या होती है भैया, हवा भी कुचालक होती है, हवा भी इंसुलेटर होती है। उपयोग क्या है, देखो तुमने जो तार देखे होंगे, तो जो तार है ना उसके ऊपर पहले ऊपर ऊपर ना प्लास्टिक प्लास्टिक सी होती है, भाई तभी तो वो तार तो अंदर होता है ना, मुख्य तार जैसे कॉपर का तार है तो वो कहाँ होगा, अंदर होगा। जैसे इसी को देख लो ना यार, ये इसमें ये कोई कॉपर थोड़ी है तो ये तार, लेकिन कॉपर थोड़ी है, तो इसमें ऊपर प्लास्टिक है। अब ये रबड़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसके अंदर तार होता है कॉपर का, है ना। तो विद्युत तारों के आवरण के रूप में इस्तेमाल होता है, विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है,
आवरण क्यों करते हैं? उनकी सुरक्षा के लिए। अगर दोनों को ऐसे मिला दोगे तब तो झटका लग जाएगा। झटके से बचाव के लिए हम कुल मिलाकर इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया फटाफट से। फिर आता है अर्धचालक, कि भैया वे पदार्थ जिनकी चालकता, चालकता का मतलब क्या है? या तो आप धारा प्रवाह कह दो, कि जिनमें धारा प्रवाह या आवेश का प्रवाह। देखो, जिसमें जितना आवेश प्रवाहित होगा उतनी ही ज्यादा धारा कहेंगे और उतना ही उसको अच्छा चालक कहेंगे। तो वे पदार्थ जिनकी, चाहे आप चालकता कह दो, धारा प्रवाह कह दो, आवेश प्रवाह कह दो, सुचालक और कुचालकों के बीच में होता है। मटेरियल हुज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कह दो या फ्लो ऑफ चार्ज कह दो या फ्लो ऑफ करंट कह दो, ये किसके बीच में हो? ये चालक और कुचालकों के बीच में हो, गुड एंड बैड कंडक्टर के बीच में हो। अच्छा, गुड और बैड कंडक्टर का मतलब, देखो गुड कंडक्टर का मतलब चालक और बैड कंडक्टर का मतलब कुचालक, समझ गए? तो भाई कुचालकों को बैड कंडक्टर भी कहते हो या इंसुलेटर भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। और गुड कंडक्टर को मतलब सुचालक भी कह सकते हो या कंडक्टर भी कह सकते हो। इनके उदाहरण क्या हैं? तो दो मटेरियल आते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत वर्सटाइल मटेरियल हैं, यानी आज के समय में इनका बहुत उपयोग है। आप जितना भी अपने आसपास इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री देखें ना, तमाम में सिलिकॉन जर्मेनियम भरा पड़ा है भाई। जितनी आईसी, चिप, मदरबोर्ड, ये माउस आउस सब के सब सिलिकॉन जर्मेनियम से बन रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण की पिलर है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक का। ठीक है भैया, तो आज की कहानी को यहीं तक रहने देते हैं। अच्छा, इनका उपयोग क्या होता है? उपयोग भी देख लो। तो डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी, ये सब क्या होते हैं? देखो, डायोड होता है बड़ी सिंपल सी चीज। आपने अगर कभी रेडियो को, फोन को खोल के देखा हो तो उसमें ना दो टांगों वाला एक गोल गोल सा लगा रहता है, वो होता है डायोड। तीन टांग वाले को ट्रांजिस्टर कहते हैं। और आईसी, जिसमें एक मतलब प्लास्टिक की सी होगी और उसके नीचे ना बिच्छू जैसे बहुत सारे दांत निकले रहते हैं, वो आईसी हो गई। तो कुल मिलाकर विद्युत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका सारे के सारे एग्जाम्पल। अब कुछ फटाफट से क्वेश्चन कर दो, फिर हम लोग अपनी क्लास को ओवर कर देंगे। कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, तो मेरे हिसाब से इंसुलेटर कहोगे, विद्युत रोधक कहोगे। भाई विद्युत रोधक के ही बहुत सारे नाम है, आप इसको कुचालक भी कह सकते हो, ठीक है, और आप इसको अचालक भी कह सकते हो। तो इंसुलेटर को ही बैड कंडक्टर भी बोला जाता है, इंसुलेटर को ही क्या बोलते हो? बैड कंडक्टर भी आप बोलते हो। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक नहीं है? तो देखो, चांदी और तांबा तो 100% है। अब हीरा और ग्रेफाइट में से कौन नहीं है? देखो, ग्रेफाइट भी चालक है। ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल में लगा होता है वो भी चालक है, यानी कि कंडक्टर है। ठीक, हीरा जो है ये चालक नहीं है, ये कुचालक है। हीरा विद्युत का एक कुचालक है। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल, जब किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धातु का देखो तापमान बढ़ जाता है। अगर तापमान को देखोगे, जब तुम किसी चीज को, उपकरण को इस्तेमाल करते हो तो वो गर्म नहीं हो जाता। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि जब किसी धातु को आप तापमान बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ठीक है, एक अगला और आखिरी सवाल, कि कौन विद्युत रोधी नहीं है? तो विद्युत रोधी का मतलब जो विद्युत को रोके, और विद्युत को रोकने का मतलब कुचालक। वो कह रहा है कौन कुचालक नहीं है? कागज, नाइक्रोम, हीरा या एबोनाइट। देखो, ये भी एक कुचालक है, ये भी एक कुचालक है, ये भी एक कुचालक है। ये क्या है? एक सुचालक है। मतलब कुचालक नहीं है, सॉरी, सुचालक भी नहीं होता ये, बट कुचालक भी नहीं है। ये सुचालक तो है लेकिन बुरा सुचालक है। आप तो हम सब करिए, हाँ जी, क्लियर है ना? तो नाइक्रोम एक कुचालक नहीं है। अब कुचालक नहीं है तो इसका मतलब आप इसको मतलब सुचालक नहीं कहोगे, तो फिर क्या है ये?
सुचालक तो है लेकिन लो कैटेगरी का सुचालक है। यार देखो सुचालकों में भी सब थोड़े ना अच्छे होते हैं। चलो ठीक है, ये तो कहोगी तुम ये एक सुचालक है, ठीक है सुचालक है, लेकिन ये एक बुरा सुचालक है, मतलब ऐसे लिख दो कम सुचालक है, ये चांदी जितना अच्छा नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है भैया, तो आज हमने बहुत अच्छे से दो टॉपिक बहुत शानदार कवर किए। एक तो हमने आवेश को कवर किया और एक हमने चालक कुचालक कवर किया। दो टॉपिक क्लियर हो गए आज। देखो पीडीएफ से पढ़ने का ये फायदा है कि समझ में भी उतना ही आएगा, सब कुछ अच्छे से चलेगा, बस वो हाथ से लिखने वाला टाइम है ना, उसकी वेस्टेज बच जाती है। और क्वेश्चन भी कितने सारे हो गए, आज मुझे संतुष्टि है। मतलब अगर मैं चाहता हूँ आपका मैं 1 घंटे का समय लूँ ना, तो भाई उसमें आपको 1 घंटे जितना कंटेंट दूं, इतना कंटेंट तो कम से कम होना चाहिए कि आप उसे पढ़ने बैठें तो रिवाइज करने में भी ऐसा लगे हमने कुछ पढ़ा है। अब बातें ज़्यादा हो जाएं, पढ़ो इतना सा, उसमें मज़ा नहीं आता और सिलेबस भी फिर हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, सिलेबस ख़त्म कराने के लिए मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि कुछ छोड़ूं। फाउंडेशन का मतलब मैं फाउंडेशन ही करा रहा हूँ आपको, तो ये फ़ायदा हमें पीडीएफ का मिल जाता है। चलिए भाई, मज़ा आ गया सारी चीज़ों को देखकर आज। और रिक्वेस्ट है भाई, अब इसके बाद देखो पूरा चैप्टर आवेश पर टिका है, पूरा पाठ आपका आवेश पर टिका है। मकान है, मकान था ना ये, आज मकान की नींव रखी गई है। अब तुम समझ सकते हो कि मकान कौन सा मजबूत बनेगा भाई हरीश बाबू, जिसकी नींव मजबूत होगी। तो आज अगर तुमने क्लास को मजबूत बना लिया, हर एक चीज को यहाँ याद कर लिया, तो पूरी क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। कल को जो धारा चलेगी, विभव चलेगा, धारिता चलेगी, सब आवेश से ही निकलते हैं। तो भैया रिक्वेस्ट है, चार्ज को तो नस नस में बिल्कुल बसा के आना कि भैया ऐसे होने चाहिए तुम कि भाई साहब कल तुमने जो एक एक लाइन लिखवाई, विद्युत आवेश, चालक कुचालक, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर से रिलेटेड, भैया कुछ भी पूछ लो मुझसे, इस स्थिति में सभी को आना है, ये कोशिश करनी है। ठीक है भाई, कल मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।